सूरज, जिसकी वजह से हम इंसान जमीन पर जिंदा है, वक्त के साथ साथ इसका साइज बढ़ रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा जब इसका साइज वीनस तक बढ़ जाएगा और हमारी ये जमीन हम इंसानों के लिए जहन्नम बन जाएगी और हमें अपनी जमीन को छोड़कर कायनात में किसी न किसी सियारे पर जाना होगा यहाँ पर हम जिंदा रह सकें। लेकिन अगर ऐसा कोई सियारा हमारी कायनात में है तो वो हमसे इतनी दूर है जहाँ हमारा जाना नामुमकिन है और इस सियारे पर जाने के लिए हमें लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या ये पॉसिबल है? मैं आपको बता दूं, वार्प ड्राइव एक ऐसा ख्याली स्पेसक्राफ्ट है जिसके जरिए हम लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर सकते हैं। नासा एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिससे हम वार्प ड्राइव स्पेसक्राफ्ट को बना सकते हैं जो फिजिक्स के लॉज को तोड़ते हुए स्पेस में लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सके। आखिर ये टेक्नोलॉजी क्या है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में रेवोल्यूशन ला सकती है? आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रोक्सिमा सेंटोरी जो हमारी जमीन का सबसे करीबी स्टार है, लेकिन ये हमसे 4 लाइट ईयर दूर है। यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करते हुए वहां जाएं तो हमें वहां पहुंचने में 4 साल लग जाएंगे। इस फासले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कायनात कितनी बड़ी होगी, जिसमें अरबों खरबों स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज हैं। और मैं आपको बता दूं, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट पिछले 45 सालों से ट्रैवल करने के बाद भी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जा सके। जब हम स्पेस में किसी रॉकेट या फिर स्पेसक्राफ्ट को भेजते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्यूल की होती है। जमीन पर ट्रैवल करते हुए हमें जगह जगह फ्यूल स्टेशन मिल जाते हैं, लेकिन स्पेस में अभी तक कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने स्पेसक्राफ्ट को ज्यादा दूर तक भेजने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि साइंसदानों ने एक ऐसा इंजन ढूंढ लिया है जो बगैर किसी फ्यूल के चलता है? इसका नाम है EM ड्राइव। इसे हम इम्पॉसिबल ड्राइव या फिर इम्पॉसिबल इंजन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर इसे इम्पॉसिबल इंजन ही क्यों कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, इसे समझने के लिए आपको इसके कंसेप्ट को जानना होगा। जब भी कोई चीज आगे की तरफ बढ़ती है तो इसके लिए उसमें थोड़ा बहुत कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप आगे की तरफ चलते हैं तो आपके पाँव जमीन को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं और आपको आगे जाने के लिए थ्रस्ट मिलता है। यही सेम कंसेप्ट स्पेसशिप पर भी लागू होता है। स्पेसक्राफ्ट में लगे हुए सिस्टम जब गैसेस को बाहर निकालते हैं तो उन्हें आगे जाने के लिए पुश मिलता है और गाड़ियों से लेकर एयरप्लेन्स भी इसी कंसेप्ट पर काम करते हैं। लेकिन EM ड्राइव में ऐसा कुछ नहीं होता। इस ड्राइव के अंदर एक क्लोज चैम्बर होता है और इसके अंदर माइक्रोवेव्स होती है। ये वेव्स इसके अंदर ही एक सरफेस से दूसरी सरफेस के साथ टकराती रहती हैं। साइंसदान का कहना है कि इस तरह इंजन को थ्रस्ट मिलता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, आखिर कैसे? तो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में साइंसदानों को अभी तक कोई भी इल्म नहीं है और आज की फिजिक्स भी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये इंजन आगे कैसे बढ़ता होगा। हो सकता है कि इसे बनाने के बाद जब हम इसकी टेस्टिंग करें तो फिजिक्स के न्यू लॉज हमारे सामने आ जाएं। इसी वजह से इसका नाम इम्पॉसिबल इंजन रखा गया है। EM का कंसेप्ट 2001 में रॉजर शेवर ने दिया था। उसके बाद कई साइंसदान इस कंसेप्ट की स्टडी करने लगे। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि वो इस ड्राइव से फोर्स को लगाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन ये फोर्स इतनी कम थी कि इसे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। नासा भी पिछले कई सालों से इस इंजन के बारे में स्टडी कर रही है, लेकिन कुछ साइंसदानों का कहना है कि EM ड्राइव एक इम्पॉसिबल कंसेप्ट है और हम ऐसा कुछ भी बनाने में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में हमें ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं जब लोगों ने EM ड्राइव जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स को इम्पॉसिबल समझा, लेकिन बाद में वो कामयाब हो गए और उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन में रेवोल्यूशन लाने का काम भी किया। और ऐसा ही एक सिस्टम आयन ड्राइव था। ये एक सोलर इलेक्ट्रिकल स्पेसक्राफ्ट है। आज से करीब 50 साल पहले जब इसे इमेजिन किया गया था तो ये बिल्कुल स्काईफाई मशीन की तरह लगता था और ऐसा कहा जाता था कि रियलिटी में आयन ड्राइव जैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन 2016 में नासा ने रॉकेट बनाने वाली कंपनी को इसकी फर्दर स्टडी करने के लिए $67 मिलियन दिए। आयन ड्राइव सबसे पहले सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करती है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी आयन को एक नोजल के थ्रू एक्सेलरेट करके थ्रस्ट को प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आयन ड्राइव वाले इंजन बहुत सारे स्पेस मिशन के लिए यूज भी किए जा चुके हैं। 2007 में सीरियस और वेस्टा को ऑर्बिट करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया था जिसमें इस इंजन का इस्तेमाल किया गया था
और ये इंजन कम फ्यूल में ज्यादा डिस्टेंस तय करता है, लेकिन इसका एक नुकसान इसकी स्लो स्पीड है। लेकिन अगर हम इस इंजन को इस्तेमाल करके अपने करीबी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो हमें वहां जाने में कई लाखों साल लग जाएंगे, यानी अभी हम इस टेक्नोलॉजी के जरिए वहां पर नहीं जा सकते। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी है जिस पर नासा भी काम कर रही है। इसका नाम न्यूक्लियर पुल्स है, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट में एक न्यूक्लियर रिएक्टर को लगाया जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे स्पेसक्राफ्ट को लगातार थ्रस्ट मिलता रहेगा और स्पेसक्राफ्ट बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। ये आयन ड्राइव में आने वाले दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन है। न्यूक्लियर वाले स्पेसक्राफ्ट फ्यूल एफिशिएंट तो होते हैं और साथ ही इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है और हम इनके जरिए फ्यूचर में किसी और सोलर सिस्टम में जाने का सोच भी सकते हैं। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत ज्यादा यूरेनियम की जरूरत होती है। इनके बगैर इसमें रिएक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है और अमेरिका की पॉलिसी के मुताबिक स्पेस में यूरेनियम का इस्तेमाल उस वक्त तक नहीं करना चाहिए जब तक हमारे पास इसका कोई अल्टरनेटिव ना हो। लेकिन इससे अच्छा है किसी दूसरी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके किसी दूसरे सियारे पर हम कम रफ्तार में पहुंच जाएं, क्योंकि यूरेनियम का इस्तेमाल स्पेस को रेडियो एक्टिव बना सकता है और फ्यूचर के इंसानों का स्पेस ट्रैवल बहुत मुश्किल हो सकता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, नासा ने अभी तक ऐसा कुछ भी स्पेस में भेजने की कोशिश नहीं की, लेकिन रशिया 30 से भी ज्यादा न्यूक्लियर स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेज चुका है। लेकिन अब नासा भी इस टेक्नोलॉजी को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रही है और 2027 तक इस टेक्नोलॉजी के जरिए चांद पर एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाएगा और तब तक हमें अपने मौजूदा स्पेसक्राफ्ट पर ही डिपेंड होना पड़ेगा और हमें ऐसे इंसान का इंतजार करना होगा जो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जिससे हम लाइट से भी तेज स्पेस में ट्रैवल कर सकें और स्पेस को स्टडी करने का हमारा नजरिया ही बदल दे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि हम आने वाले वक्त में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेंगे जिसे हम लाइट से भी तेज स्पेस में ट्रैवल कर सकें? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।